एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और यह प्रश्न उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित होने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश आरओ का एग्जाम हो अथवा यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो अथवा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित अन्य किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन ऐतिहासिक प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। और यह हिस्टोरिकल जो क्वेश्चन है, ऐतिहासिक प्रश्न है यानी इतिहास के प्रश्न है, यह प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल से जुड़े हुए हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है कोल्डिहवा, ऑप्शन बी मेजा, ऑप्शन सी करछना एंड ऑप्शन डी फूलपुर। इसका सही आंसर ए होगा कोल्डिहवा। यह कोल्डिहवा जो साइट है यानी स्थल है, यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में पड़ता है वर्तमान में, यानी अब इलाहाबाद नाम पहले था, अब प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज जनपद में स्थित है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयागराज जनपद में यह स्थल स्थित है, कोल्डिहवा स्थल। और यह जो कोल्डिहवा साइट है, यह अगला प्रश्न आपसे यह भी पूछा जाता है कि यह किस नदी घाटी में स्थित है? तो यह बेलन नदी घाटी में स्थित है। ओके, तो एक बेलन रिवर है, माइनर नदी है बेलन नदी, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद से होकर के आती है, बहते हुए आती है और आकर के प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। तो बेलन नदी आप कह सकते हैं गंगा की सहायक नदी है, तो गंगा नदी में आके मिल जाती है। और यह बेलन नदी घाटी क्षेत्र में कोल्डिहवा स्थल स्थित है। तो यहाँ से 3 प्रश्न हो गए। कोल्डिहवा साइट नवपाषाण काल का स्थल है, धान की खेती के साक्ष्य मिले। ओके, और यह स्थल उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जनपद में स्थित है, यानी इलाहाबाद जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे है? बेलन नदी घाटी के में यह स्थित है या बेलन नदी के किनारे स्थित है। और बेलन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की। क्यों? क्योंकि प्रयागराज संगम में गंगा और यमुना नदी आके मिल जाती है, और जब यह आगे बढ़ती है काशी की तरफ, ओके, यानी बनारस की तरफ, तो आगे जा कर के यह बेलन नदी आकर के मिल जाती है। किसमें आके मिल जाती है? गंगा नदी में। ओके, इस सेशन का अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक काल के किस स्थल से सींग के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं? तो सींग के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए है महदहा, ऑप्शन बी लेखनिया, ऑप्शन सी मेजा एंड ऑप्शन डी करछना। इसका सही आंसर ए होगा महदहा से। महदहा से जो मध्य पाषाणिक काल का साइट है यानी स्थल है महदहा, यहाँ से सींग के आभूषण मिले हैं। अब अगला प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह महदहा उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद में पड़ता है या जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़ जिले में। यह ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रतापगढ़ जिले में यह साइट स्थित है। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। और महदहा के पास दमदमा नामक साइट भी है। तो महदहा दमदमा यह कहाँ पर स्थित है? मध्य पाषाण कालिक स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में या जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलमगीरपुर स्थल है? ओके, ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी गाजीपुर। इसका सही आंसर ए होगा मेरठ। ओके, आलमगीरपुर स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। अब यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन है कि आलमगीरपुर क्यों प्रसिद्ध है? आलमगीरपुर इसलिए प्रसिद्ध है कि आलमगीरपुर जो स्थल है हड़प्पा कालीन स्थल है, यानी हड़प्पा काल का यह साइट है, स्थल है। ओके, तो हड़प्पा काल का स्थल है, यह इंपॉर्टेंसी हो गई। अब दूसरी बात यह भी जान लेना जरूरी है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यह हिंडन रिवर के किनारे स्थित है, यानी रिवर बैंक ऑफ हिंडन हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो 2 प्रश्न हो गए, आलमगीरपुर स्थल मेरठ जिला
यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके बाद हड़प्पा काल का है, यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो गया। और अगला प्रश्न आपसे जो बनता है कि यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद जो अगला प्रश्न बनता है कि हिंडन नदी किस नदी में जाके मिल जाती है या किसकी सहायक नदी है, तो यमुना नदी की। ओके, तो यह यमुना नदी की सहायक नदी है। इस प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इस सेशन का अगला प्रश्न है दमदमा नामक पाषाणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है। ओके, ऑप्शन ए है प्रतापगढ़, ऑप्शन बी रायबरेली, ऑप्शन सी प्रयागराज एंड ऑप्शन डी चित्रकूट। इसका सही आंसर ए होगा, प्रतापगढ़ जिले में। ओके, और यह इम्पॉर्टेंसी प्रतापगढ़ जिले में। और यहाँ पर हम लोग यह भी देख लें कि पाषाण कालीन स्थल, तो पाषाण काल के किस काल का है, तो यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है, यानी मध्य पाषाण काल का स्थल यह दमदमा है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर के प्रश्नों में हम लोग डिस्कस किए हैं कि मादहा क्वेश्चन था, तो मादहा और दमदमा पर भी हम लोग डिस्कस किए कि मादहा और दमदमा ये दोनों स्थल साइट उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं, तो ऑप्शन ए है हिंडन नदी, ऑप्शन बी गोमती नदी, ऑप्शन बी सी सरयू नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। इसका सही आंसर ए होगा, हिंडन नदी। ओके, हिंडन नदी, और यहाँ पर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और हिंडन नदी किसकी सहायक है, यमुना नदी की। यह भी हम लोग डिस्कस किए थे। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, यह गोमती नदी जो है, गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य की जो राजधानी है, कैपिटल है, वह स्थित है, यानी लखनऊ। लखनऊ इस गोमती नदी के किनारे स्थित है। और गोमती नदी जाकर के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के पास, यानी नियरेस्ट गाजीपुर जिले के पास जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ओके, और अगला प्रश्न यह भी इंपॉर्टेंट है कि इसी गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का जौनपुर जनपद भी स्थित है। तो जौनपुर जनपद से होते हुए जाकर के यह गाजीपुर जिले में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, यानी गंगा नदी की यह सहायक नदी आप कह सकते हैं। तो लखनऊ राजधानी जो है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी इस गोमती नदी के किनारे स्थित है। यस, ऑप्शन सी जो करा सरयू नदी, सरयू नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान में, और इनकी इंपॉर्टेंसी बढ़ गई है क्योंकि सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। और अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म स्थली है। ओके, यानी वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो दुनिया का भव्य श्री रामचंद्र जी का मंदिर, यानी रामलला का मंदिर वहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। ओके, तो यह सरयू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे है। ओके, और यह चंबल नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है, और मध्य प्रदेश से होकर के आती है, निकलती है, और आकर के उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है, यानी यह चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के किस जिले में दिया। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी मिर्जापुर। तो इसका सही आंसर ये होगा, क्योंकि प्रश्न कर रहा है महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के किस जिले में दिया, वाराणसी में दिया। ओके, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर दिया। यह भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सारनाथ नामक स्थान पर अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। ओके, तो पहला उपदेश आकर के सारनाथ में दिए थे, और जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है ऋषि पत्तन या मृग दाव का आधुनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी सहजनवा, ऑप्शन डी मिर्जा। इसका सही आंसर ए होगा, सारनाथ। ओके, अभी हम लोग ऊपर के प्रश्न में डिस्कस किए हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, वाराणसी में। वाराणसी के कहाँ, सारनाथ नामक स्थान पर। तो इसे सारनाथ नामक स्थान पर तो यहाँ पर दिया था
तो उसका नाम क्या था, उसे ऋषिपत्तन के नाम से अथवा मृगदाव के नाम से कहा जाता था। मृगदाव से तात्पर्य है हिरणों का वन या जंगल। ओके, तो इसीलिए ऋषिपत्तन, यहाँ पर ऋषि मुनि जाकर के अपनी साधना करते थे, तो इसलिए दो नामों से जाना जाता था, ऋषिपत्तन या मृगदाव के नाम से भी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी मेरठ एंड ऑप्शन डी शामली। इसका सही आंसर होगा ए, वाराणसी। अगला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ? प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ? ऑप्शन ए है कुशीनगर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन सी मेरठ। इसका सही आंसर ए होगा कुशीनगर में। ओके, और मतलब कह रहा है कि मृत्यु कुशीनगर में हुआ, जिन्हें बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम बुद्ध के मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। यह भी आपसे पूछा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा गया है। ओके, महापरिनिर्वाण कहा गया है, ऐसे हम लोग इसको लिख देते हैं। महापरिनिर्वाण कहा गया, यह भी आपसे पूछ दिया जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ? कुशीनगर में। और मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न है, अयोध्या का प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए है अयाज्यसा, ऑप्शन बी दशरथपुर, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी राजापुर। इसका सही आंसर ए होगा, अयाज्यसा था। ओके, अगला प्रश्न है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए है रामायण में, ऑप्शन बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी आचार्य सूक्त में, ऑप्शन डी महावस्तु में। इसका सही आंसर बी होगा, अथर्ववेद में। ओके, यानी काशी का फर्स्ट टाइम यानी सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए है काम्पिल्य, ऑप्शन बी अहिछत्र, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी कौशाम्बी। इसका सही आंसर होगा सी, मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सूरसेन जो महाजनपद था यह उत्तर प्रदेश के व्रजमंडल क्षेत्र में स्थित था। ओके, और यहाँ पर इम्पॉर्टेंसी यह भी है कि सूरसेनाई जनपद यानी मथुरा का क्षेत्र जो है वैष्णव धर्मावलंबी क्षेत्र था, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली थी, और भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी? ऑप्शन ए है कौशाम्बी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी अहिछत्र। इसका सही आंसर होगा डी, अहिछत्र थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए है देवी पाटन, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी सारनाथ। इसका सही आंसर बी होगा, कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? ओके, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं ऊपर कि महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण यही प्राप्त हुआ था। तो प्रश्न अब दूसरा बन गया कि कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? ओके, ऑप्शन ए है लिच्छवी गणराज्य की, ऑप्शन बी है वज्जी संघ की, ऑप्शन सी है शाक्य गणराज्य की, ऑप्शन डी है मल्ल गणराज्य की। इसका सही आंसर होगा डी, मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशावती या कुशीनगर थी। उस समय कुशावती थी, वर्तमान में अब कुशीनगर जिला हो गया है। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्ल गणराज्य की राजधानी, और कुशीनगर वर्तमान में कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर के
पास स्थित है। देवरिया और गोरखपुर के पास स्थित कुशीनगर है। ओके, अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए है मथुरा में, ऑप्शन बी अयोध्या में, ऑप्शन सी देवगढ़ में, ऑप्शन डी कौशाम्बी में। इसका सही आंसर सी होगा, देवगढ़ में। ओके, अब अगला प्रश्न आपसे यह बनता है कि यह देवगढ़ उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है या पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में स्थित है और ललितपुर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। ओके, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह एमपी यानी मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, या इस जिले की जो 3 सीमाएं हैं वह मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, एक सीमा केवल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो देवगढ़ में, ललितपुर जिले में जो देवगढ़ नामक स्थान पर यह दशावतार भगवान के 10 अवतारों से संबंधित जो टेम्पल यानी मंदिर का निर्माण किया गया है वह देवगढ़ नामक स्थान पर है और इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सब। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन ए है कन्नौज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी महोबा एंड ऑप्शन डी प्रयाग। इसका सही आंसर होगा ए। ओके, कन्नौज को उसने अपनी राजधानी बनाया। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर्षवर्धन जो था किस वंश का था, यह भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो यह वर्धन वंश का शासक था, वर्धन डायनेस्टी यानी वर्धन वंश का यह शासक था। प्रारंभ में इसकी राजधानी जो थी थानेश्वर थी। ओके, थानेश्वर थी और थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा स्टेट यानी राज्य में पड़ता था। तो प्रारंभ में यह थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन आगे चल करके यह उत्तर प्रदेश में स्थित कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ओके, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। और कन्नौज को परफ्यूम नगरी के नाम से भी जाना जाता है या इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, महोबा को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन ए है चंदेलों ने, ऑप्शन बी परमारों ने, ऑप्शन सी कलचुरी ने, ऑप्शन डी चालुक्यों ने। इसका सही आंसर ए होगा, चंदेल शासकों ने महोबा को अपनी राजधानी बनाया था। ओके, और चंदेल शासकों ने महोबा को फिर आगे चल करके खजुराहो जो आज मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, खजुराहो को फिर अपनी राजधानी बनाया। ओके, और यह चंदेलों से महोबा और खजुराहो दोनों ही स्थल जुड़े हुए हैं, ऐतिहासिक स्थल। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यह महोबा किस क्षेत्र में पड़ता है? तो महोबा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। ओके, बुंदेलखंड में यह जिला पड़ता है। महोबा डिस्ट्रिक्ट भी है, जिला भी है बुंदेलखंड में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में महोबा जिला स्थित है और यहाँ पर प्रारंभ में चंदेलों के ने अपनी कैपिटल राजधानी बनाया, आगे चल करके खजुराहो को अपनी राजधानी के रूप में डेवलप किया। अगला प्रश्न है, सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई? और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, पूछे जाते हैं और पूछा गया भी है, पूछे जाएंगे भी। ओके, तो सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए जौनपुर में, ऑप्शन बी अवध में, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन डी कन्नौज। इसका सही आंसर ए होगा, जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की हुई थी। ओके, सरकी शासकों के द्वारा किया गया था, इसलिए सरकी साम्राज्य के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी मलिक हुसैन, ऑप्शन डी बाबर। इसका सही आंसर होगा ए, फिरोज शाह तुगलक ने 1359 यानी 1359 को जौनपुर की स्थापना किया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिरोज तुगलक तुगलक वंश का शासक था और इस तुगलक फिरोज शाह तुगलक के जो पूर्व का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी याद में इस जौनपुर को स्थापित किया था या जौनपुर को बसाया था। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में
तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना किया था? अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी एंड ऑप्शन डी महमूद लोदी। इसका सही आंसर बी होगा सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आगरा राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। इसका सही आंसर ए होगा सिकंदर लोदी। ओके, सिकंदर लोदी ने आगरा को आगरा नगर बसाया और आगे चल करके इसे अपनी कैपिटल यानी राजधानी बनाया। और सिकंदर जो है मध्य काल में यानी दिल्ली सल्तनत के काल में लोदी वंश का शक्तिशाली शासक था। तो यह लोदी वंश का रूलर था, पावरफुल रूलर था। ओके, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिकंदर लोदी किस वंश का था? लोदी वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना कब हुई? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा भी गया है कई बार। आगरा शहर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए करा 1504 में ईस्वी में, ऑप्शन बी 1510 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1512 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1515 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ए 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना हुई। किसने किया? ऊपर के प्रश्न में हम लोग डिस्कस किए हैं, सिकंदर लोदी द्वारा। ओके, तो सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर 1504 ईस्वी में बसाया गया और फिर इसे अपनी राजधानी उसने बनाया यानी कैपिटल बनाया। अगला प्रश्न है, सिराज ए हिंद किस शहर को कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिराज ए हिंद यानी ऑप्शन ए है जौनपुर, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर ए होगा जौनपुर। जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। या सिराज ए हिंद किस शहर को कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह मध्य काल में यानी दिल्ली सल्तनत के काल में जौनपुर अरबी और फारसी शिक्षा का मुख्य केंद्र था। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में शिक्षा का मुख्य केंद्र था? अभी हम लोग ऊपर के प्रश्न में डिस्कस किए हैं। तो मध्यकाल में शिक्षा का मुख्य केंद्र था, ऑप्शन ए है जौनपुर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर ये होगा जौनपुर। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी कहाँ शिक्षा प्राप्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर शाह सूरी कहाँ शिक्षा प्राप्त किया था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी आगरा एंड ऑप्शन डी जौनपुर। इसका सही आंसर होगा डी जौनपुर। क्योंकि मध्यकाल में जौनपुर अरबी फारसी शिक्षा का, आप ऐसे भी कह सकते हैं इस्लाम धर्म के शिक्षा का मुख्य केंद्र था। इसलिए शेर शाह सूरी ने कहाँ पर शिक्षा पाया? जौनपुर में। अगला प्रश्न है, संस्कृत और धार्मिक शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है जौनपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर बी होगा। ओके, क्योंकि प्राचीन समय से लेकर के मध्यकाल में आधुनिक काल में वाराणसी जो है संस्कृत भाषा और धार्मिक शिक्षा का मुख्य केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है या जाना जाता है। ओके, तो आज भी काशी जो है संस्कृत के शिक्षा और हिंदू धर्म के धार्मिक केंद्र के रूप में विख्यात है। और यह वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी बाबर ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। इसका सही आंसर ए होगा अकबर ने। इलाहाबाद में जो फोर्ट यानी किला का निर्माण करवाया या बनवाया मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। और अकबर हुमायूं का पुत्र था, मतलब मुगल बादशाह हुमायूं का यह पुत्र यानी सन यानी बेटा था। और अकबर ने इलाहाबाद में एक किले का निर्माण करवाया
और यह किला प्रयाग यानी संगम के तट पर है, यानी किनारे स्थित है। ओके, और वर्तमान में इस इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज हो गया है। तो अब आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि प्रयागराज में किले का निर्माण किसने करवाया, या प्रयागराज का किला किसने बनवाया। इस तरह से क्वेश्चन पूछ करके आपसे गलत करवा सकता है आयोग। अगला प्रश्न है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है जौनपुर, ऑप्शन बी गाजीपुर, ऑप्शन सी चंदौली, ऑप्शन डी बलिया। इसका सही आंसर ए होगा जौनपुर, क्योंकि अटाला मस्जिद जौनपुर में है। और यह आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किन शासकों द्वारा बनवाया गया, तो सरकी शासकों द्वारा, क्योंकि अभी ऊपर के प्रश्नों में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जौनपुर में को राजधानी बनाया था सरकी सुल्तानों ने। ओके, तो और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, यह भी हम लोगों ने देखा। तो सरकी सुल्तानों ने अपनी राजधानी बनाया था मध्यकाल में, यानी दिल्ली सल्तनत के पीरियड में मध्यकाल में जौनपुर को अपनी कैपिटल राजधानी बनाया और यहाँ पर अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया। इसलिए अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है, जौनपुर में। अगला प्रश्न है, जौनपुर में झंझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए है इब्राहिम शाह सरकी, ऑप्शन बी हुसैन शाह, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी बहलोल लोदी। इसका सही आंसर ए होगा इब्राहिम शाह सरकी। तो सरकी वंश का जो रूलर था, शासक था, इब्राहिम शाह सरकी द्वारा जौनपुर में झंझरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए है बाबर ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। इसका सही आंसर होगा ए, बाबर के समय में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। ओके, और उसके बाबर का सेनापति जो मीर बाकी था, उसने ही इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। और अब वर्तमान में यह जो बाबरी मस्जिद है वह ध्वस्त हो गई है। और यहाँ पर अयोध्या में सरयू नदी के किनारे भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है, लेकिन अभी भी बाबरी मस्जिद स्थित है, ध्वंसावशेष उसका वहां पर स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो इतिहास से जुड़े क्वेश्चन हैं, यानी हिस्ट्री से जुड़े ये सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेट है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है, अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी बांदा, ऑप्शन डी मुरादाबाद। इसका सही आंसर होगा ए, आगरा। और यहाँ पर यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अबुल फजल किस मुगल बादशाह के राज दरबार से रिलेट थे, यानी दरबारी विद्वान थे या दरबार से जुड़े थे। तो मुगल बादशाह अकबर के राज दरबार से जुड़े थे। और अबुल फजल एक स्कॉलर यानी विद्वान व्यक्ति था, मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में भी यह शामिल था। ओके, और इसने एक ग्रंथ, आगे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था अकबरनामा। अकबरनामा नामक यह इसने एक ग्रंथ भी लिखा है। ओके, अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा स्थित है। ऑप्शन ए है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी जौनपुर। इसका सही आंसर ए होगा फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। ओके, यह भी इम्पॉर्टेंट है, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यह फतेहपुर सीकरी आगरा, वर्तमान में आगरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए है मेरठ से, ऑप्शन बी कानपुर से, ऑप्शन सी लखनऊ से, ऑप्शन डी इलाहाबाद से। इसका सही आंसर होगा ए, मेरठ से। ओके, और कब हुआ था, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। 10 मई 1857 को
रविवार यानी संडे का दिन था। 10 मई 1857 को 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मेरठ से, यानी मेरठ छावनी से सैनिकों द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी बलिया। इसका सही आंसर होगा ए लखनऊ। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? लखनऊ में किया था। ओके, और एक क्वेश्चन इनसे और इम्पॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इन्हीं को महक परी के नाम से भी जाना जाता था। महक परी के नाम से यह फेमस थी या मशहूर थी। ओके, अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह तो क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, आप सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए है झांसी में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी बरेली में। इसका सही आंसर ए होगा, झांसी में। अगला प्रश्न है, मथुरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है देवी सिंह, ऑप्शन बी कदम सिंह, ऑप्शन सी खान बहादुर खां, ऑप्शन डी नाना साहब। इसका सही आंसर होगा ए देवी सिंह। मथुरा में देवी सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ओके, अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए लियाकत अली, ऑप्शन बी अजीमुल्ला, ऑप्शन सी कदम सिंह, ऑप्शन डी तात्या टोपे। इसका सही आंसर ए होगा, लियाकत अली। अगला प्रश्न है, नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी झांसी में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में। इसका सही आंसर होगा ए, नाना साहब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कब हुआ? ऑप्शन ए है 1888 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1887 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1889 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1890 ईस्वी में। इसका सही आंसर ए होगा, 1888 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज अब हो गया है, इलाहाबाद में हुआ था। यह भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ओके, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जॉर्ज यूलू, एक अंग्रेज थे, जॉर्ज यूलू ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इलाहाबाद में कितनी बार अधिवेशन हुआ? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इलाहाबाद में कितनी बार अधिवेशन हुआ? ऑप्शन ए का रहा 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी 3 बार। कब कब? एक तो हम लोग देख लिए 1888 में, 1888 में हुआ था। दूसरी बार 1892 यानी 1892 में हुआ था। और तीसरी बार 1910 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इलाहाबाद में कितनी बार अधिवेशन हुआ था? तो 3 बार अधिवेशन हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कहाँ हुआ? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद 1892, ऑप्शन बी वाराणसी 1905, ऑप्शन सी लखनऊ 1916, ऑप्शन डी कानपुर 1925। इसका सही आंसर सी होगा, लखनऊ 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में ही एक स्थान पर हुआ, साथ साथ हुआ, और उसी में समझौता हुआ। ओके, अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन सी कल्पना देवी, ऑप्शन डी उषा मेहता। इसका सही आंसर ए होगा, सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू यह प्रथम भारतीय महिला थी, जबकि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कह देखा जाए तो वह श्रीमती एनी बेसेंट थी। ओके, तो श्रीमती एनी बेसेंट थी, जबकि वह आयरलैंड की थी, विदेशी थी, इंग्लिश महिला थी, अंग्रेज महिला थी। लेकिन यह क्वेश्चन कह रहा है प्रथम भारतीय, तो सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय थी। और जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया, कब किया यह भी आप लोग जान लीजिए, 1925 में, 1925 में किया। कहाँ पर किया था? कानपुर में। ओके, तो कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था और यह प्रथम भारतीय महिला थी। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी आजमगढ़, ऑप्शन डी मऊ। इसका सही आंसर होगा ए गोरखपुर से। और चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी? फरवरी 1922 में। 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इस चौरी चौरा नामक स्थान पर यह जो आंदोलनकारी थे वह हिंसक हो गए और चौरी चौरा थाने में आग लगा दिए। वहाँ पर सिपाही, अंग्रेज सिपाहियों की हत्या भी हो गई और एक थानेदार सहित। तो इसलिए जब यह हिंसा फैल गया, यानी हिंसा प्रारंभ हो गया इस आंदोलन में, तो गांधी जी ने क्या किया कि इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1887 में, ऑप्शन बी 1897 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन डी 1927 में। इसका सही आंसर होगा ए 1887 में हुआ था। ओके, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी पूछेगा तो यही आंसर होगा और पूछा भी गया है कई बार, तो हमेशा ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न यह है कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो उस समय जो भारत का वायसराय था कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ध्यान रखना है, लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के वायसराय थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1898 में, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी, ऑप्शन सी 1910 ईस्वी, ऑप्शन डी 1916 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा डी 1916 ईस्वी में। और पंडित मदन मोहन मालवीय। ओके, तो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से इस, जिसे BHU कहते हैं, ओके, इसे BHU के नाम से ज़्यादा फेमस है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुआ और उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग थे। अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1902 में, ऑप्शन सी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर डी होगा 1921 ईस्वी में। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि काशी विद्यापीठ की स्थापना जो की गई थी महात्मा गांधी के प्रयासों से किया गया था और असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया था, इसलिए वकीलों के द्वारा, यानी जो एडवोकेट थे, लायर लोग थे, वह कोर्ट का बहिष्कार किए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और अपने देश के स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का प्रयास किया गया। इसके बाद क्या किया गया कि शिक्षा की व्यवस्था, जो बच्चे थे, छात्र थे, उनको शिक्षा देने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। इस प्रकार जो विदेशी शिक्षण संस्थाएं थे अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था
उन शिक्षण संस्थाओं का भी बहिष्कार किया गया था। ओके, तो यह अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई? ऑप्शन ए है 9 अगस्त 1925, ऑप्शन बी है 2 अगस्त 1927, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1930, ऑप्शन डी है 9 अगस्त 1931। इसका सही आंसर ए होगा। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती की घटना हुई थी। और काकोरी ट्रेन डकैती जो काकोरी नामक स्थान पर जो ट्रेन क्रांतिकारियों द्वारा जो ब्रिटिशों का या अंग्रेजी खजाना या ब्रिटिश सरकार का जो खजाना रेवेन्यू आ रहा था उसे लखनऊ के पास काकोरी नामक स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची तो उसे लूट लिया गया। ओके, और इस ट्रेन डकैती का करने का क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना, क्योंकि उनको अपने अस्त्र शस्त्र के लिए धन की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने इस ट्रेन से जो ब्रिटिश सरकार का खजाना आ रहा था उस खजाने को इन लोगों ने लूट लिया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में समानांतर सरकार की स्थापना हुई? अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। और गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो जो आंदोलन था यह आंदोलन अंतिम था। ओके, तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया यह अंतिम आंदोलन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन, और प्रश्न कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में समानांतर सरकार की स्थापना हुई? तो ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी वाराणसी एंड ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर ए होगा, बलिया में। तो उत्तर प्रदेश के बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, यानी ब्रिटिश सरकार से वहां के सत्ता जो भारतीय आंदोलनकारी थे उन्होंने छीन लिया, अपने हाथ में ले लिया। अगला प्रश्न है, बलिया जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है चित्तू पांडे, ऑप्शन बी सूर्य सेन, ऑप्शन सी विजय सिंह, ऑप्शन डी देवी सिंह। इसका सही आंसर ए होगा, चित्तू पांडे ने। अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन था समानांतर सरकार, तो इसी चित्तू पांडे ने बलिया में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था इस आंदोलन का नेतृत्व चित्तू पांडे के द्वारा किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में यह पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बनारस में 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी गांधी जी एंड ऑप्शन डी शिव प्रसाद। इसका सही आंसर ए होगा, श्रीमती एनी बेसेंट, यानी एनी बेसेंट ने किया था बनारस में यानी काशी में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना 1898 ईस्वी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट, इनका पूरा नाम था श्रीमती एनी बेसेंट, और यह ब्रिटिश महिला थी, यानी आयरिश महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 1914 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा सी 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, अवध किसान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1923 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ए 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कहाँ हुई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसी को शार्ट में भी क्या कहते हैं आपसे पूछ देता है, HRA की स्थापना कहाँ हुई थी? एच से हिंदुस्तान, आर से रिपब्लिक, ए से एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924 में हुई। और कहाँ हुई?
ऑप्शन ए कह रहा है कानपुर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी प्रयागराज में। इसका सही आंसर ए होगा, कानपुर में हुई थी। ओके, और यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किससे संबंधित था? क्रांतिकारियों से रिलेट था। इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में कहाँ हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी आगरा में और ऑप्शन डी लखनऊ में। इसका सही आंसर ए होगा, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। और स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखना है, CR दास और मोतीलाल नेहरू के प्रयासों से हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर? इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी बांदा में, ऑप्शन सी बरेली में, ऑप्शन डी आगरा में। इसका सही आंसर ए होगा, लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन 1936 में लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के कौन किसान नेता नहीं थे? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए NG रंगा, ऑप्शन बी इंदुलाल, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ पर जो डी है चंद्रशेखर आजाद किसान नेता नहीं थे। ओके, यह क्रांतिकारी थे, इसलिए यह नहीं होंगे किसान नेता। तो इसका सही आंसर डी होगा। जबकि NG रंगा, ध्यान रखना है, NG रंगा ये किसान नेता थे। इंदुलाल ये भी किसान नेता थे। स्वामी शाहजानंद यह भी किसान नेता थे। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए? ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर ए होगा, प्रयागराज। पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया। और कब हुई थी? तो यहाँ पर यह भी जान लेना है कि 27 फरवरी को, ओके, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद कहाँ पर शहीद हुए? इलाहाबाद में शहीद हुए, यानी प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए। ओके, और इन्हें इलाहाबाद में रहने की सूचना ब्रिटिश सरकार को लगी और ब्रिटिश सरकार के सैनिकों द्वारा यह पार्क घेर लिया गया और इसी पार्क में यह शहीद हो गए। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1936 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1936 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी वाराणसी में और ऑप्शन डी मेरठ में। इसका सही आंसर ए होगा, लखनऊ में हुआ था। ओके, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। अगला प्रश्न है मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे? ऑप्शन ए 34वीं रेजिमेंट, ऑप्शन बी 35वीं रेजिमेंट, ऑप्शन सी 36वीं रेजिमेंट, ऑप्शन डी 38वीं रेजिमेंट। इसका सही आंसर ए होगा, 34th यानी 34वीं रेजिमेंट के वह सैनिक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और बलिया जनपद से बिलोंग करते थे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न मंगल पांडे किस छावनी में विद्रोह किए थे? ऑप्शन ए बैरकपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर ए होगा, बैरकपुर। बैरकपुर यानी उस समय बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता था, यानी कलकत्ता के पास। ओके, बैरकपुर बंगाल में छावनी थी और उसी छावनी में इन्होंने विद्रोह कर दिया। और इसी विद्रोह के आगे चल करके 1857 का विद्रोह एक बड़े पैमाने पर उत्तर भारत में ब्रिटिश सरकार के नीतियों के खिलाफ हुआ और यह सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना गया। अगला प्रश्न है मंगल पांडे ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या किए थे? ऑप्शन ए ह्यूसन की,
ऑप्शन बी कैम्पबेल की, ऑप्शन सी ब्राउन की, ऑप्शन डी लॉर्ड बेब की। इसका सही आंसर ए होगा। ह्यूशन की उन्होंने क्या कर दिया था, हत्या किए थे। ओके, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी रोशन सिंह उत्तर प्रदेश के किस जनपद के रहने वाले थे? ऑप्शन ए है शाहजहांपुर, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी रायबरेली। इसका सही आंसर होगा ए शाहजहांपुर। ओके, तो रहने वाले शाहजहांपुर के थे और इनको रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई? इलाहाबाद में, इलाहाबाद के नैनी जेल में इन्हें फांसी दी गई थी। ओके, और दिसंबर 1927 में इन्हें फांसी दी गई थी, अभी जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां किस जनपद के थे? ऑप्शन ए है शाहजहांपुर, ऑप्शन बी बदायूं, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी गाजीपुर। तो इसका सही आंसर होगा ए शाहजहांपुर, यानी क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां भी शाहजहांपुर के रहने वाले थे। ओके, और क्रांतिकारी आंदोलन में यह शामिल थे। 1926 में इन्हें भी गिरफ्तार किया कर दिया गया था 1926 में, और इनको भी फांसी की सजा दी गई थी। ओके, अगला प्रश्न है, अशफाक उल्लाह खां को किस जेल में फांसी दी गई? अशफाक उल्लाह खां को किस जेल में फांसी दी गई? ओके, ऑप्शन ए फैजाबाद, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी गोरखपुर एंड ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर ए होगा फैजाबाद। फैजाबाद जेल में अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई और इनको भी फांसी 19 दिसंबर 1927 को दी गई थी। ओके, 19 दिसंबर 1927 को इनको भी फांसी दी गई थी फैजाबाद जेल में। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी आगरा एंड ऑप्शन डी शाहजहांपुर। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए गोरखपुर। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी और यह भी शाहजहांपुर के रहने वाले थे। ओके, रहने वाले क्रांतिकारी शाहजहांपुर के यह भी रहने वाले क्रांतिकारी थे। बहुत इंपॉर्टेंट था। और इनको भी 19 दिसंबर को, ध्यान रखना है, 19 दिसंबर को तीनों लोगों को फांसी दी गई। 19 दिसंबर 1927 को इन्हें भी फांसी दी गई। ओके, 27 को इन्हें भी गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर होगा मेरठ। ओके, 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? मेरठ में। अगला प्रश्न है, स्वराज भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका सही आंसर होगा ए प्रयागराज। अगला प्रश्न है, भारत माता मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में, भारत माता मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी मुरादाबाद। इसका सही आंसर ए होगा, वाराणसी में भारत माता मंदिर स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश के इतिहास से जुड़े इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला थी और यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आए भी हैं, आएंगे भी। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ अगले भाग में।